हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उसके कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो अब एग्रीगेट डिमांड अगर हमको समझना है ना तो उसके लिए हमको एक और चीज पता होनी चाहिए, कंजम्पशन फंक्शन। हमको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे सेविंग फंक्शन क्या है, और ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद हम लोग देखेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, एपीएस, एपीसी, एमपीएस, एमपीसी, ये कॉन्सेप्ट्स को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। अब जब मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करता हूं तो सबसे पहले याद रखना एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों में डिफरेंस है। मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी। अगर ये मार्कर है, मार्कर मैं भी डिमांड कर रहा हूं, मैंने 10 यूनिट्स डिमांड किए, आपने 10 यूनिट्स डिमांड किए, तो 10 + 10 कितना हुआ, 20 यूनिट्स। ये 20 यूनिट्स क्या है, मार्केट डिमांड है। लेकिन से फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड की जब मैं बात करता हूं, एग्रीगेट डिमांड इज डिमांड फॉर ऑल द कमोडिटीज। मतलब जितनी भी कमोडिटीज है, पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, बोर्ड है, बेंच है, कोई भी चीज, हर चीज की डिमांड को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो वो क्या बन जाता है, एग्रीगेट डिमांड। सो याद रखेंगे मार्केट डिमांड के अंदर हम लोग सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी से डील करते हैं, जबकि एग्रीगेट डिमांड के अंदर हम लोग जितनी भी कमोडिटीज है इकोनॉमी के अंदर, उन सभी कमोडिटीज को क्या करने वाले हैं, इंक्लूड करने वाले हैं। सो एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे हैं चैप्टर में, सो क्लियर होना चाहिए एग्रीगेट डिमांड अलग है और मार्केट डिमांड अलग है। जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो अब इस एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट को हम लोग दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड इन एन ओपन इकोनॉमी एंड एग्रीगेट डिमांड इन केस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड इन ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं। जब ओपन इकोनॉमी की बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला C+I+G+ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। सो याद रखेंगे ये जो फॉर्मूला है ये ओपन इकोनॉमी के लिए है। जब मैं सी की बात करता हूं तो सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या होता है इसका मतलब, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड जो भी एक्सपेंसेस इनकर करता है, हम लोगों ने जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज आई, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमेशा कौन इनकर करेगा, तो बिजनेसमैन। हम लोग जिस भी चीज में, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कोई भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। और जब मैंने किसी चीज पे इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली मैं सामने कुछ एक्सपेक्ट करता हूं। क्या एक्सपेक्ट करूंगा, तो रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा। नेक्स्ट वन इज जी, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी अलग अलग चीजों पे एक्सपेंडिचर इनकर कर सकती है, कंजम्पशन पे कर सकती है, इन्वेस्टमेंट पे कर सकती है, किसी भी चीज पे, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। याद रखेंगे सी यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी मींस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड x माइनस एम दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। और ये x माइनस एम को नेट एक्सपोर्ट भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे हम लोग, नेट एक्सपोर्ट। इसको हमने एग्रीगेट डिमांड में क्यों इंक्लूड किया है, तो बहुत सिंपल चीज है, इट इज डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स इन फॉरेन मार्केट। गुड्स बने कहां पे, इंडिया में ही, लेकिन उसकी डिमांड कहां पे, फॉरेन में भी है ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उस चीज को भी हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो जब हम लोग ओपन इकोनॉमी की बात करेंगे तो C+I+G+ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। जब हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर फॉर्मूला C+I+G, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब यहां पे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, बस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट को इंक्लूड करते हैं। बट ऐसा भी एजम्पशन ले सकते हैं C+I मतलब गवर्नमेंट ही नहीं है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन ही नहीं है। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, बट यहां पे सिर्फ एक एजम्पशन है कि क्लोज्ड इकोनॉमी है तो एग्रीगेट डिमांड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और याद रखना हमें पूरे टॉपिक में, पूरे वीडियो में जो फोकस करना है वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही फोकस करना है। पूरा चैप्टर सिर्फ इसी चीज से डील करने वाला है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये एग्रीगेट डिमांड दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है ओपन इकोनॉमी और एक है क्लोज्ड इकोनॉमी। अब जब हम लोग इस एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो हमको ये एग्रीगेट डिमांड फाइंड आउट कैसे करना है, C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो पहले ये समझते हैं कि जो कंजम्पशन है वो क्या है।
कंजम्पशन किस तरीके से होता है? तो सिंपल चीज है, पहले हम लोग कंजम्पशन फंक्शन समझते हैं, दैट इज इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम में स्टार्ट कर रहा हूं 0, 50, 100 एंड 150। जब हम लोग कंजम्पशन की बात करते हैं तो कंजम्पशन से फॉर एग्जांपल 25, 50, 75 एंड 100। अब ये इनकम का कॉलम है और ये कंजम्पशन का कॉलम है। एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, दैट इनकम कैन बी जीरो बट कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। किसी इंसान की इनकम जीरो हो सकती है, बट क्या कंजम्पशन जीरो हो सकता है? क्या खाना पीना छोड़ देंगे हम लोग? नहीं। सो फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कंजम्पशन फंक्शन के अंदर, दैट इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी जीरो बट कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। सेकेंड पॉइंट, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। मैं ज्यादा कमा रहा हूं तो ऑब्वियस बात है खर्चा भी क्या करूंगा? ज्यादा ही करूंगा। सो एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, ये सेकेंड पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस बट नॉट एट द सेम रेट। हम लोग यहां पर देख सकते हैं इनकम कितनी बढ़ रही है, 50 रुपीज से बढ़ रही है, बट कंजम्पशन सिर्फ 25 से इंक्रीज हो रहा है। सो इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस बट नॉट एट द सेम रेट। ये कंजम्पशन फंक्शन है बेसिक। 3 पॉइंट्स में मैंने कंजम्पशन फंक्शन को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। और अगर हम लोग चाहें तो इसी चीज को हम लोग डायग्राम के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब कंजम्पशन फंक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? इनकम की बात करते हैं, इनकम ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सिंपल है, इनकम धीरे धीरे क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। कंजम्पशन, क्या कंजम्पशन कभी भी जीरो हो सकता है? नहीं, वो चीज पॉसिबल नहीं है। कंजम्पशन यहाँ पे कितना था? 25 था, तो मैं मिनिमम कंजम्पशन लेता हूं 25। इस तरीके से हो गया हमारा कंजम्पशन। सो जहां पे भी इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगा, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर इनकम एंड कंजम्पशन बोथ आर इक्वल, दोनों ही इक्वल है। अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट से आगे जाता हूं, हियर इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, मेरी इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है। जब मैं ब्रेक इवन पॉइंट से पहले की बात करता हूं तो बहुत सिंपल है, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ये ऐसा स्टेज है जहां पे हमारी सेविंग क्या होगी? नेगेटिव, डिस सेविंग वाला स्टेज है ये ऐसा स्टेज है जहां पे हम लोग कुछ सेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो कोई भी इंडिविजुअल क्या कर सकता है? आसानी से सेव कर सकता है। सो याद रखेंगे, ये बेसिकली हमारा कंजम्पशन फंक्शन का शेड्यूल है और इस तरीके से हम लोग कंजम्पशन को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो पहले इतना क्लियर होना चाहिए सभी लोगों को, ये एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट था, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी, और ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कंजम्पशन फंक्शन। अब यहां पे हमने ये फर्स्ट एलिमेंट तो पढ़ लिया कंजम्पशन का। अब दूसरा जो एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट कौन सा है? इन्वेस्टमेंट। अब जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके से होता है, एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब हमारी इनकम में कितना भी चेंज आ जाए लेकिन इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट ही रहने वाला है, कोई चेंज आएगा नहीं। उसको क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। एक बार डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं, छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहां पे जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन इनकम। मतलब हमारी इनकम कितनी भी बढ़ती है कम होती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा कांस्टेंट है। ये है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जब हम लोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यहां पे इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? चेंज होगा। सो ये क्या है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। बट हम लोग यहाँ पे चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पढ़ने वाले हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सो याद रखेंगे हमारे दोनों एलिमेंट क्लियर होने चाहिए एग्रीगेट डिमांड के। सबसे पहले कंजम्पशन का एलिमेंट जो हमने यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन के फॉर्म में देखा है, दूसरा इन्वेस्टमेंट जो हमने यहाँ पे देखा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सो C+I,
तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। पहले यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। सो अब हम लोग देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड का जो ग्राफ है वो किस तरीके से होगा। हमने कंजम्पशन का ग्राफ देखा, इन्वेस्टमेंट का भी ग्राफ देखा। सो अब हम दोनों को मर्ज करने जा रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ देखने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बना सकते हैं। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट मैंने क्या बोला था, क्या होना चाहिए, हमेशा ऑटोनोमस होना चाहिए, कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट में एज सच कोई चेंज आने वाला नहीं है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। यहां पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज C + I। अब एग्रीगेट डिमांड फाइंड आउट करना है। कंजम्पशन की वैल्यू से फॉर एग्जांपल 200, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से फॉर एग्जांपल 100। इन्वेस्टमेंट यहां पर ग्राफ पर हमने प्लॉट कर दिया है, ऑलरेडी 100 है। जब मैं कंजम्पशन की बात करता हूं, कंजम्पशन मिनिमम होता है हमेशा 200, ये हो गया हमारा कंजम्पशन, ये लिख देते हैं 200। अब एग्रीगेट डिमांड अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, C + I। कंजम्पशन कितना है 200, इन्वेस्टमेंट कितना है 100, तो 200 और 100 कितना हुआ 300। सो एग्रीगेट डिमांड का कर्व हमेशा कुछ इस तरीके से यहां से स्टार्ट होगा, दैट इज AD = C + I। 200 + 100 इज 300। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड को फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखेंगे हम लोगों ने जो पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, वो सब अलग थे। उसके अंदर हम जो डिमांड को पढ़ते थे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था, बट ये एग्रीगेट डिमांड है जहां पे हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड करने वाले हैं। तो कर्व में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व होगा हमारा। एग्रीगेट डिमांड के कर्व के साथ साथ एक और चीज, अब ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया एग्रीगेट डिमांड का, एक और कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, वो है एग्रीगेट सप्लाई। सो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व देखते हैं अब हम लोग। नॉर्मली जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड की बात करते थे तो हमने देखा था डिमांड फॉर ऑल दी कमोडिटीज। तो एग्रीगेट सप्लाई के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, सप्लाई ऑफ ऑल दी कमोडिटीज। मतलब हमारी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो जो भी सप्लाई कर रहे हैं, जो भी कमोडिटीज है, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई को नॉर्मली हम लोग क्या बोलेंगे, तो हमारे कंट्री की इनकम। और ये जो इनकम है नेशनल इनकम, याद करो हम सभी लोगों ने नेशनल इनकम के अंदर पढ़ा है, नेशनल इनकम का दूसरा नाम क्या होता है, NNPFC। और अगर मुझे एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाना है, इनकम का कर्व बनाना है, बहुत सिंपल है, हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, इनकम कैन बी जीरो। सो हमेशा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कहां से स्टार्ट होगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व हो जाएगा, जिसको हम लोग इनकम भी बोलते हैं। तो बेसिकली चैप्टर में इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए, ये एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है एग्रीगेट सप्लाई। अब ये तो हमने पढ़ा है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। अब हमको एक और चीज पता होनी चाहिए जो है सेविंग फंक्शन। और सेविंग फंक्शन के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो सेविंग फंक्शन है वो एक्चुअल में डिराइव कहां से हुआ है, तो वो डिराइव कंजम्पशन फंक्शन में से ही हुआ है। अगर कंजम्पशन फंक्शन नहीं होता तो सेविंग फंक्शन का भी होना कभी भी पॉसिबल नहीं था। सो यहां तक पहले सभी को क्लियर होना चाहिए। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं। सो अब हम लोग सेविंग फंक्शन देखते हैं डिटेल में। हमने जो कंजम्पशन फंक्शन का एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करेंगे हम लोग, जिसमें हमने देखा था फर्स्ट कॉलम था इनकम, नेक्स्ट इज कंजम्पशन, 0, 50, 100 एंड 150। कंजम्पशन हमने कितना देखा था, 25, 50, 75 एंड 100। अब सेविंग की जब मैं बात करता हूं तो सेविंग का सिंपल फॉर्मूला हो सकता है इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर रहे हैं, यहां पे आंसर -25, 0, 25 एंड 50। सो ये हमारा सेविंग का शेड्यूल बन चुका है, बहुत सिंपल है। इनकम है, कंजम्पशन है, सेविंग है। सेविंग को कैसे फाइंड आउट किया मैंने, तो इनकम में से कंजम्पशन को मैंने माइनस कर दिया है। अब यहां पे भी जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन में कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे थे, उसी तरीके से सेविंग फंक्शन में सबसे पहले सेविंग सबसे पहले क्या थी, नेगेटिव, देन इट बिकम्स 0 एंड देन इट बिकम्स पॉजिटिव। तो पहले बहुत बेसिक चीज याद रखेंगे, सबसे पहले नेगेटिव है, फिर 0 है और फिर पॉजिटिव हो जाती है। नेक्स्ट, एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस। हम देख सकते हैं इनकम बढ़ रही है तो हमारी सेविंग भी क्या हो रही है, बढ़ रही है।
एंड थर्ड, एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस बट नॉट एट द सेम रेट। हमारी इनकम क्या हो रही है, 50-50 रुपए से बढ़ रही है, लेकिन हमारी सेविंग देख सकते हैं सिर्फ 25-25 से इंक्रीज हो रही है। और ऐसा क्यों? तो उसका सिंपल रीजन है कि हमारी जो इनकम होती है वो हमेशा दो ही पार्ट में डिवाइडेड होती है, या तो हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं या हम उसको सेव कर सकते हैं। तो जो एडिशनल इनकम थी उसमें से कुछ पार्ट मैंने स्पेंड किया है और कुछ पार्ट मैंने क्या कर दिया है, सेव कर दिया है। और इसी सेविंग फंक्शन को अगर हम लोग डायग्राम के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, यहां पर आ जाएगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सेविंग में हम लोग देख सकते हैं सेविंग पहले नेगेटिव थी, फिर जीरो है और फिर पॉजिटिव है। सो सेविंग को हमेशा हम लोग नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। सो सेविंग पहले क्या है, नेगेटिव है, यहां पे हम लोग देख सकते हैं सेविंग नेगेटिव में है। फिर सेविंग क्या हो चुकी है, जीरो, और फिर सेविंग क्या हो चुकी है, पॉजिटिव। सो इसी शेड्यूल को हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है, जहां पे दिख रहा है कि सेविंग पहले नेगेटिव है, फिर जीरो है और फिर पॉजिटिव है। बहुत बेसिक है, ये सेविंग फंक्शन है। 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, पहले सेविंग नेगेटिव थी, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव। इनकम इंक्रीजेस, सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड थर्ड, इनकम इंक्रीजेस, सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस बट नॉट एट द सेम रेट। अब जब सेविंग फंक्शन तो हमको पता चल गया, अब मैंने तुमको बोला एक और टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, वो क्या है, तो डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। ये जो सेविंग फंक्शन है उसको कहां से डिराइव किया है, तो उसको कंजम्पशन फंक्शन से ही डिराइव किया है। कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम अभी अभी हमने यहां पर बनाया था, बहुत बेसिक था, जहां पे हमने देखा था इनकम हमारी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होती है और कंजम्पशन का हमेशा मिनिमम पॉइंट होता है, ये हो जाता है कंजम्पशन। जब हम लोग सेविंग की बात करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सेविंग पहले क्या होनी चाहिए, हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, फिर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर जीरो और फिर पॉजिटिव। सो यहां पे हम लोग ये सेविंग हमने ड्रॉ कर दी है। अब हम लोग देख सकते हैं ये कंजम्पशन फंक्शन है और ये सेविंग फंक्शन है। इनिशियल स्टेज पे यहां पे क्या था, तो इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है, तो उस टाइम पे क्या सेव कर पाएंगे, नहीं, तो सेविंग हमारी क्या हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है। यहां पे हम लोगों ने देखा था ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था, मैं जितना कमा रहा हूं पूरा खर्च हो चुका है, 100 रुपीज की इनकम तो 100 का ही एक्सपेंडिचर शायद, तो क्या यहां पे कुछ सेविंग होगी, नहीं, सेविंग क्या हो जाएगी, जीरो। और इस स्टेज से अगर हम लोग आगे जाते हैं, इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सो उस टाइम पे हमारी सेविंग क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। सो हम लोग देख सकते हैं ये जो सेविंग फंक्शन है वो एक्चुअल में डिराइव कहां से हुआ है, तो कंजम्पशन फंक्शन में से ही डिराइव हुआ है। तो यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए, कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन तक। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं वो प्रोपेंसिटी का टॉपिक करेंगे, बट उससे पहले इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए सभी को। सो अब हम लोग प्रोपेंसिटी का टॉपिक देखेंगे, अलग अलग तरह की प्रोपेंसिटी देखने वाले हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हम लोग कवर करेंगे एपीसी, नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे एपीएस, फिर देखेंगे हम लोग एमपीसी एंड नेक्स्ट इज एमपीएस। अब ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं हम लोग, पहले तो फुल फॉर्म क्लियर होना चाहिए। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, तो ये है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी को एक तरीके से प्रपोर्शन बोल सकते हैं हम लोग। सभी फॉर्मूलाज में एक चीज बहुत कॉमन होगी और वो है इनकम। सो याद रखेंगे हर फॉर्मूला में कॉमन चीज इनकम। और अगर मार्जिनल का फॉर्मूला है तो हमेशा मैंने बोला है क्या चीज कॉमन होनी चाहिए, डेल्टा। मार्जिनल के हर फॉर्मूला में डेल्टा होना ही चाहिए। अब जब एपीसी की बात करता हूं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस कंजम्पशन अपॉन इनकम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज सेविंग अपॉन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एंड डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ये चीज बहुत सिंपल है, ये मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताया है। अब इसका मीनिंग कैसे समझेंगे, तो चलो ट्राई करते हैं एक एग्जांपल के साथ। मेरी इनकम थी 1000 रुपीज और मेरा जो कंजम्पशन है वो 600 है। सो आंसर क्या आया, 0.6।
अब इसका मतलब क्या है कि मैंने अपनी इनकम का 60% क्या कर दिया है, स्पेंड कर दिया है। क्योंकि मेरी इनकम 1000 है, 1000 में से 600 स्पेंड किया है, 0.6 का मतलब ही वो है, उसका इंटरप्रिटेशन ही ऐसे होगा कि हमने हमारी इनकम का कितना परसेंट स्पेंड किया, 60%। सेम उसी तरीके से अगेन अगर मेरी इनकम 1000 है, और एक चीज याद रखना, यहां पर सेविंग नहीं दी तो भी स्ट्राइक होना चाहिए कि अगर कंजम्पशन 600 है तो सेविंग कितनी रही होगी, 400। तो आंसर क्या आएगा, 0.4 ही आएगा। मतलब मैंने अपनी इनकम का कितना पोर्शन सेव किया है, तो 40% पोर्शन मैंने क्या कर दिया है, सेव किया है। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब हमारी एडिशनल इनकम में से, एडिशनल इनकम 100 है, एडिशनल एक्सपेंडिचर 70, आंसर कितना आया, 0.7। इसका मतलब है मैंने मेरी एडिशनल इनकम में से एडिशनली कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया होगा, 70%। सेम अगर मेरी एडिशनल इनकम वही है 100, 70 स्पेंड किया तो सेव कितना किया होगा, 30, मतलब आंसर आया 0.3। मैंने मेरी एडिशनल इनकम में से एडिशनली कितना सेव किया है, 0.3, मतलब 30% क्या किया है, मैंने सेव किया है। ये ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे नॉर्मली में बात कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंडिचर, एडिशनल सेविंग की बात कर रहे हैं। अब ये चीज तो हमने देखी। अब इसके बाद हमको जो पता होना चाहिए, जैसे मैंने अभी अभी बताया था कि इनकम को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो कंज्यूम कर सकते हैं या तो सेव कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग देखें तो 0.6 और 0.4 दोनों को ऐड करते हैं, आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो क्या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मुझे एपीसी फाइंड आउट करना है तो 1 माइनस एपीएस, अगर 1 में से एपीएस माइनस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, एपीसी मिल जाएगा। 1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0.6 मिल जाएगा। उसी तरीके से एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी भी बोल सकते हैं हम लोग। ऑब्वियस बात है, इनकम में से कंजम्पशन का पार्ट निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सेविंग। जैसे यहां पे किया था सेम वही चीज यहां भी फॉलो कर सकते हैं। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे एमपीसी फाइंड आउट करना है तो 1 में से एमपीएस क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा। और अगर एमपीएस फाइंड आउट करना है तो 1 में से क्या करेंगे हम लोग, एमपीसी को माइनस करेंगे। ये तो बहुत बेसिक है, इतना समझ में आना चाहिए कि हमारी इनकम दो ही पार्ट में डिवाइड हो सकती है, या तो कंजम्पशन में या सेविंग में। उसके अलावा हम कुछ और कर सकते नहीं है। सो यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए, प्रोपेंसिटीज के कॉन्सेप्ट है ये। अब हमने थोड़ी देर पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन का एक फॉर्मूला था जो उस टाइम पे मैंने नहीं करवाया था, जो अभी मैं बता रहा हूं। उसका रीजन है कि मैंने उस टाइम पे क्यों नहीं बताया था, देखते हैं। जब कंजम्पशन फंक्शन की हम लोग बात करेंगे तो कंजम्पशन फंक्शन क्या था, 3 अलग अलग पॉइंट्स देखे थे। सो अब देखते हैं कंजम्पशन फंक्शन फॉर्मूला इज सी बार प्लस बी वाई। अब जब मैं सी बार की बात करता हूं तो सी बार हमको पता है क्या है, सी बार इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट इज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। हमने देखा था कि क्या कंजम्पशन 0 हो सकता है कभी भी, नहीं, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है। बी वाई, वाई मुझे पता है क्या है, क्या होता है वाई, इनकम होता है, इतनी देर से देख रहे हैं। और ये बी, बी का मतलब होता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर उस टाइम पे मैं ये एक्सप्लेन करता तो शायद ये नहीं पता होता किसी को भी कि एमपीसी क्या है। सो पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया है और बाद में ये फॉर्मूला। तो अगर मुझे कंजम्पशन फाइंड आउट करना है तो सी बार प्लस बी वाई, और बी का मतलब याद रखेंगे एमपीसी। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आ सकता है वो एक बार देख लेते हैं। अगर से फॉर एग्जांपल उन्होंने हमको बोला है कि यहाँ पे सी बार की वैल्यू उन्होंने दी है, सी बार की वैल्यू है 50, इनकम उन्होंने बोली है 1000, और बी की वैल्यू मतलब एमपीसी की वैल्यू बोली है 0.6। तो उस चीज को यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करते हैं। सी बार कितना दिया है 50 प्लस बी कितना दिया है 0.6 इंटू इनकम कितनी दी है 1000। तो उसका मतलब 50 प्लस 600, यहाँ पे आंसर कितना आ चुका है 650। सो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, वो लोग एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर सकते हैं।
क्वेश्चन में उन्होंने वैल्यूज दी है, सी बार इज 50, वाई इज 1000 एंड बी की जगह उन्होंने क्वेश्चन में बोला है एमपीएस इज इक्वल टू 0.3। तो तब ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग को कि ये नहीं आता या क्वेश्चन गलत है। सिंपल चीज है, एमपीएस दिया हुआ है तो क्या मैं एमपीसी फाइंड आउट कर सकता हूँ, बी फाइंड आउट कर सकता हूँ? डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे ट्राई करते हैं वैल्यूज को। सी बार कितना है 50 प्लस फॉर्मूला में क्या था प्लस बी वाई, बी कितना होगा? अगर एमपीएस 0.3 है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस, सो 1 माइनस 0.3 इज 0.7। तो यहां पे आंसर आ चुका है 0.7 इंटू इनकम पता है 1000 है, सो 50 प्लस 700 इज इक्वल टू 750। सो ये बेसिक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, हमारे कंजम्पशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। ये हमारे जो टॉपिक्स हैं ये है प्रोपेंसिटी के। सो इस वीडियो में हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और उसके कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।